हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी हजारीबाग। दोस्तों, आज सेंटेंस रीअरेंजमेंट का तीसरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं, आप उनका वो सारे वीडियो जरूर देख लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह सेंटेंस रीअरेंजमेंट को बनाया जाता है, क्या ट्रिक है और उसके लिए बेसिक चीजों की क्या जरूरत होती है। अब मैं हर वीडियो में बेसिक तो नहीं बता सकता, तो उसके लिए आप पिछले वीडियो जरूर देख लीजिए। आज के वीडियो में कुछ 10 सवाल करने वाले हैं हम लोग, जिसमें 2 पैटर्न फॉलो होंगे जिसके बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। एक पैटर्न जो सिंगल सेंटेंस का होता है। सिंगल सेंटेंस मतलब एक ही सेंटेंस को 6 पार्ट में लिया जाता है। पहला और छठा अनचेंज होता है, बीच में पी क्यू आर एस ये हमें चेंज करने होते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल सेंटेंस होता है जिसको हम लोग ग्रामर की मदद से कहीं ना कहीं जोड़ लेते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो पैराग्राफ टाइप होता है। उसका भी 2-3 क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। इसमें हर सेंटेंस अलग अलग होता है। सेंटेंसेस के एंड में फुल स्टॉप दिया होता है, तो यहाँ पे हमें पूरे सेंस को समझना होता है, पूरे सिनेरियो को समझना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और उसके हिसाब से घटनाओं को क्रमवार सजाया जाता है। पर तरीका वही है कि पहला लाइन अनचेंज्ड है, छठा लाइन अनचेंज्ड है, बीच का पी क्यू आर एस ये आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो अभी मैं चलिए तीसरा पार्ट है, हो सकता है चौथा, पांचवा, छठा भी बनाऊंगा। तो अभी मैं बेसिक जो क्वेश्चन है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का उस पर काम कर रहा हूँ। मीन्स की PQRS का मोड में क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। आइंदा वीडियोस में जो दूसरे पैटर्न है उसको भी, जिसमें कि केवल 3 ही ऑप्शन आते हैं XYZ या 4 आते हैं ABCD, इस टाइप वाला भी अगले पार्ट्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में शुरू करूं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए जो भी प्रॉब्लम हो आपको। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सबसे पहली चीज आपको दिख रही है वो ये कि क्वेश्चन SSC लेवल का है, इसलिए वहाँ 4 SSC लिखा हुआ है। बैंकिंग के क्वेश्चन अलग है, उसका मोड ऑफ क्वेश्चन अलग है, उसमें भी चीजें हम बहुत सारी ट्राई करते हैं, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल SSC के लिए। ठीक है, यह SSC के क्वेश्चन का जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का डायरेक्शन है, आप डायरेक्शन को पढ़ सकते हैं, आपने कई दफा पढ़ा भी होगा। तो इसमें करना क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हर बार की तरह बिल्कुल वही मोड जो SSC फ्रिक्वेंटली अपने एग्जाम्स में पूछता है। ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है 1, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सेंटेंस है जिसका ये पहला सीक्वेंस है 1 एंड देन P Q R और S, और ये लास्ट सीक्वेंस है 6। तो हर बार की तरह इस बार भी आपको अरेंज करना है सिर्फ PQRS को, और बाकी चीजें आपकी जैसे कि तैसे जहां की तहां रहेंगी। हम उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करने वाले। ओके, तो अब यहाँ जो नोट करेंगे चीज सबसे पहले वो ये कि ये क्वेश्चन जो यहाँ से शुरू हुआ है द से लेके और यहाँ पे खत्म हुआ है, जिसके एंड में आप फुल स्टॉप भी देख रहे होंगे, तो ये एक सिंगल सेंटेंस है, मतलब कि एक ही सेंटेंस है जो यहाँ तक आया है। सेंटेंस कहीं भी एंड नहीं हुआ, बीच में एंड हुआ आखिर में। ठीक है, तो एक सिंगल सेंटेंस है और सिंगल सेंटेंस को अरेंज करने के मैं कई तरीके डिस्कस कर चुका हूँ। आई एम सीरियसली टेलिंग यू कि आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको उससे हेल्प होगी। तब आकर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, जब भी एक सिंगल सेंटेंस को हम अरेंज करते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। पहले SVO का मैंने बारहा ये बात कही है, तो आज भी वही कह रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसी बेसिक स्ट्रक्चर पे किसी भी सेंटेंस का निर्माण किया जाता है।
राम गोज टू स्कूल, इसमें आपका राम सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है और स्कूल ऑब्जेक्ट तो नहीं है क्योंकि वो एक एडवर्ब है, पर ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखा गया है, ठीक है। तो खैर, तो इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बनता है। तो अगर आप पहला सेंटेंस को पढ़ें, द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो मुझे लगता है कि जो पहला सेंटेंस होता है वन में, वो कहीं ना कहीं वाक्य का सब्जेक्ट ही होता है। या तो सब्जेक्ट आपका पूरा होगा, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होंगे, जैसे यहाँ पे द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, या एक वर्ड भी हो सकता है केवल इलेक्ट्रिसिटी, या द अवेलेबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड हो, इट कैन बी इन ग्रुप्स, जिसको हम मिश्रित सब्जेक्ट या कंपाउंड सब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर पहला पार्ट में आपका सब्जेक्ट होता ही है, ये हम सभी जानते हैं। तो नेक्स्ट क्या चाहिए? अब नेक्स्ट वो पार्ट चाहिए जिसमें वर्ब मिल जाए, वर्ब होना चाहिए, पर जरूरी नहीं कि अगला वाक्य जो है वो डायरेक्ट वर्ब ही हो, क्योंकि जब सेंटेंस बनता है, अगर एक छोटा सेंटेंस है तो 3 वर्ड में भी सेंटेंस खत्म हो जाता है। आई लाइक क्रिकेट, ये भी ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, ये भी ठीक है, लेकिन आप चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद एक मॉडिफायर की जरूरत पड़ती है। मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर के रूप में हम एडजेक्टिव, एडवर्ब इनका यूज करते हैं। ओवरऑल हम इसमें एड वगैरह लगा के कंजंक्शन का भी यूज करते हैं ताकि सेंटेंस लॉन्ग हो जाए। तो इस तरह के लॉन्ग सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं मॉडिफायर की भी जरूरत पड़ती है। जैसे अगर ये सब्जेक्ट है तो इसकी विशेषता बताने के लिए कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, या अगर वर्ब है तो इसकी विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आ जाएगा। तो एडवर्ब इज द मॉडिफायर ऑफ वर्ब। सिमिलरली योर एडजेक्टिव इज द मॉडिफायर ऑफ योर नाउन एंड प्रोनाउन। और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में भी कोई नाउन प्रोनाउन है, अगेन वी कैन सी अ काइंड ऑफ मॉडिफायर और इंटेंसिफायर यू कैन से, ओके। तो वो भी हमें देखने को मिल जाता है, इधर इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब। या तो वो एडजेक्टिव के रूप में होता है या फिर एडवर्ब के रूप में होता है। क्लियर? तो ये हमारा सब्जेक्ट है। नाउ यू सी ऑप्शन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप ऑप्शन पे जरूर नजर डालें, बल्कि पहले नजर डालें। मैंने आज पहले नजर नहीं डाला, मैं आपको इस स्ट्रक्चर से लेकर चल रहा था, इसलिए मैंने आपको समझाया कि पहला पार्ट में आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए P, Q, R। तो पिछले वीडियोस में मैंने कहा था कि ऑप्शन में अगर एक अक्षर जिससे शुरू हो रहा है, जैसे R यहाँ 2 बार आया, तो ज्यादातर चांसेस है कि वाक्य का जो ऑप्शन है वो उसी से जाना चाहिए, पर ये हमेशा काम नहीं करेगा, जरूरी नहीं है। पर एक मेजॉरिटी ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक और जगह R होता है तो काफी चांसेस थे कि हम R वाले को लेते और Q को हम यहाँ पे छाड़ देते, ठीक है। चलिए, और एक चीज ये देखते हैं, एंड में क्या है? Q, S, P, B। P 2 बार आ रहा है, एक बार Q, एक बार S आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ ऑप्शन से कुछ खास मदद नहीं मिलने वाली। तो ऐसे केस में वी विल अप्लाई प्योर ग्रामर, ओके। सो लेट्स सी। तो क्या करें, ऐसे में हम पूरे सेंटेंस को पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या लिखा क्या है। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वुड मेक अ ट्रिमेंडस डिफरेंस। देखिए वुड यहाँ पे आया है जो कि एक वर्ब है, और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट के बाद अपने को वर्ब चाहिए होता है ना। तो ये हमें यहाँ मिल गया। अगर हम वुड लेते हैं और सही जा रहा तो हमारा आंसर भी समझ में आ गया क्या होगा। टू बी इम्प्रूव्ड टू द कंट्री साइड एंड एनेबल। देखिए वर्ब यहाँ पे भी है, लेकिन एंड लगा के तो इसके चांसेस कम है। और इन वेरियस डायरेक्शन। 6 को पढ़ो ना पढ़ो कोई परवाह नहीं, फिलहाल तो ये यही रहने वाला, ठीक है। तो अगर हमने माना कि ये सब्जेक्ट है तो इसका जो अगला पार्ट होगा वो कोई ना कोई वर्ब होगा। तो इस सेंटेंस में वर्ब जा रहा है P के साथ। वुड मेक अ ट्रिमेंडस डिफरेंस कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसकी उपलब्धता जो है वो एक डिफरेंस क्रिएट करती है, एक अंतर पैदा करता है, ठीक है। तो अगर ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है और ये जोड़ा मेरा सही बन रहा है तो आंसर मेरा P से आना चाहिए।
और आप गौर करेंगे कि एक ही ऑप्शन है जो पी से शुरू हो रहा है। तो अगर मैं सही हूं, ठीक है, मेरा अरेंजमेंट सही है इतना ही दूर, तो मेरा काम यहीं पे खत्म हो गया। आगे देखने की भी जरूरत नहीं कि पी के बाद आर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पी से एक ही ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, तो अब पूरा मिला लेते हैं। अगर डाउट रह जाता है कि पता नहीं कि पी के बाद 1 के बाद पी आएगा कि नहीं, तो फिर आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार आप पूरा सेंटेंस मिलाकर पढ़ लीजिए, सो दैट कि आपको मीनिंग वाइज भी क्लियर हो जाए कि हाँ ये अरेंजमेंट यही सही है। ओके, इसलिए ऑप्शन दिया जाता है क्योंकि ये भी एक अरेंजमेंट ही है। अब इसमें से कौन सा अरेंजमेंट सही है इसको हमें पहचानना पड़ता है। एक तो तरीका ये है कि आप सारे अरेंजमेंट के हिसाब से मीनिंग सेट करके देख ले, लेकिन इट विल टेक मच टाइम, ये काफी समय ले लेगा और इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रामर के लिए ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है, यूं कहूं कि ट्रांसलेशन की ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो मुश्किल है। तो उससे बचने के लिए हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मिला लेते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यानी बिजली की उपलब्धता से प्रभाव पड़ेगा। अब आगे कहता है आर टू द कंट्री साइड, कहां प्रभाव पड़ेगा? कंट्री साइड यानी जो देश के मतलब किनारे वाले हिस्से होते हैं जिसको हम गांव कहते हैं। कंट्री साइड मतलब कंट्री नहीं होता, गांव होता है। ठीक है, चलिए फिर हो गया कि बिजली की उपलब्धता कहां पे ज्यादा असर करेगी? विलेजेस में। एस में कहता है एंड इनेबल रूरल इकोनॉमी, और रूरल यानी कि गांव यानी ग्रामीण, रूरल का ऑपोजिट अर्बन होता है शहरी। तो और ये क्या करेगी? बिजली क्या करेगी कि योग्य बनाएगी, समर्थ बनाएगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या करने में? एस में कहता है टू बी इम्प्रूव, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में। ठीक है, मुझे लगता है कि ये अरेंजमेंट ही सही है, तो उस हिसाब से ये ए ही करेक्ट होगा। तो ये एक तरीका था जिससे मैंने इस सेंटेंस को अरेंज करके रीअरेंज करके आपको बता दिया। ठीक है, ऐसे ही आप और भी सेंटेंसेस को रीअरेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने और भी सेंटेंसेस बनाने जा रहा हूं। चलिए, ये तो एक तरीका हो गया कि हम लोग ऑप्शन से गए, आप एंड से भी जा सकते हो। ओके, मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं, एंड से जा सकते हो। एंड से जाने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे पेयरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे बात हो रही है इंप्रूव करने की, तो किसको इंप्रूव करना है? अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर टू बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, गांव में जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको इम्प्रूव करने की बात हो रही है, या कंट्री साइड को इम्प्रूव करने की बात हो रही है। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, एंड से भी शब्दों को जोड़ जोड़ के। ठीक है, तो रास्ते बहुत सारे हैं, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। चलिए आगे बढ़े आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए मैं लाया हूं, क्वेश्चन नंबर 2। आप चाहे तो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके अपने से भी बना सकते हैं और फिर वीडियो में आ जाइए और फिर देखिए कि मैंने इसको कैसे डील किया है। ओके, क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इज पी एस आर आर, यानी कि एक ऑप्शन मिसिंग है, वो है क्यू। पी है, एस है, आर है, क्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि 1 के बाद पी आएगा, आर भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, पर इसका कोई चांस नहीं क्योंकि इससे कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं हो रहा है। तो हमारा जो एक प्रतिद्वंदी है वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड, अब देखिए मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड आर हाई एनफ। डायमंड हाई एनफ नहीं होता, इट मेक्स नो सेंस, मतलब कि पी नहीं जाएगा, तो ये हमने काट दिया। अब ऑप्शन में आर दो बार है, यू कैन टेक द मेजॉरिटी। ओके, आर दो बार है तो मेजॉरिटी यहाँ पे लगता है काम करेगा। मोस्ट ऑफ द डायमंड्स, तो डायमंड्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑन अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी पर, तो आर ही जाना चाहिए, मतलब एस भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम पढ़ लेते हैं मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड द अर्थ क्रस्ट, तो ये मीनिंग नहीं दे रहा। ओके, तो पी और एस से शुरू नहीं हो गया, मतलब ए गया बी गया। अब या तो हमारा आंसर सी है, डी। तो हम तो ये जान गए कि आर से शुरू होगा, पर आर के बाद क्या एस आएगा या पी आएगा? कौन सी लाइन सुटेबल होगी? तो पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड आर में ऑन अर्थ वर फॉर्म्ड बिलो। अब बिलो के बाद क्या आना चाहिए? बिलो इज अ प्रीपोजिशन
और इट टेक्स नाउन आफ्टर इट, बिलो द बेल्ट, बिलो या अप या ओवर के बाद हम कोई नाउन का यूज करते हैं, ठीक है। ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, ये नाउन है, और आर को हम पहले ले चुके हैं, तो बिलो द आर यानी कि आर के बाद एस जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर सी, ठीक है। तो ज्यादातर जो डायमंड पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं? फाउंड ऑन अर्थ पृथ्वी पर, फाउंड बिलो द अर्थ क्रस्ट इन द अपर मेंटल, कि वो अपर मेंटल में, अर्थ के अपर मेंटल में बनाया जाता है, बनता है। तो हमारा आंसर हो गया सी, ठीक है। आपने देखा कैसे किया, आपने पहले इसको पढ़ा फाउंड कहां पाया जाता है, फिर हमने ऑप्शन देखा, एक तो छड़ गया था, दूसरा एस से देखा, वन के बाद एस मेक्स नो सेंस, तो ये भी चढ़ गया। आर हमारा दो जगह था, पर आंसर कोई एक लेना था, और उसमें भी आर के बाद कौन सा सुटेबल है, तो बी वॉज नॉट सुटेबल आफ्टर आर, तो वी टुक एस, ठीक है। फाउंड और या बिलो, बिलो से हमने नाउन को कनेक्ट किया, नाउन कनेक्ट किया, तो बिलो से नाउन कनेक्ट हुआ एस में, आर एस एन एन क्यू बी। फिर क्यू पर लीजिएगा, जहां मेंटल की बात हो रही है, जहां पे प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब यहाँ देखिए हम लोग पेयरिंग भी कर लेते हैं, कुछ लोग तो पेयर कर चुके होंगे कि सर यहाँ पे दो चीजें प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो दो चीजों के बाद नाउन वर्ब प्लूरल आता है, तो क्यूपी एक जोड़ा बन जाता है। क्यूपी आप ढूंढिए कहां पे है, यहाँ पे है, और कहीं पे है, यहाँ पे भी है, और कहीं पे नहीं है। अगर मेरा पेयर सही है क्यू और पी का, तो ये ऑप्शन आ रहा है और ये ऑप्शन आ रहा है। एस तो हम छाड़ चुके थे, मतलब कि बचा ये, तो आप पेयरिंग करके भी आंसर कर सकते हैं। तो बहुत सारा टिकट लगाना पड़ता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन वीडियोस को आप बार बार देखिए, और इनसे आप जितने भी तरीके से मैं बनाता हूँ, जिस भी तरीके से करता हूँ, आप भी वो करो, तो आप कुछ सीख जाएंगे। जी हाँ, जस्ट फॉलो मी एंड ट्राई टू गेट माई पॉइंट कि मैं कैसे इसको बना रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ, जस्ट फॉलो मी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। वन के बाद जो सेंटेंस है वो फुल स्टॉप है, पी में भी जो सेंटेंस है एंड में फुल स्टॉप है, इसी तरह सारे सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप है। सो यू कैन सी दिस इज नॉट अ सिंगल सेंटेंस, रादर इट इज अ कंप्लीट पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ है। ओके, इट मीन्स कि हमें सारी बात को समझनी होगी, किसी तरह की बात हो रही है, उसको समझ के उसको अरेंज करना है या रीअरेंज करना है, ठीक है। तो आगे बहस करने से पहले एक काम पहले कर लेते हैं, बिफोर वी रीड दिस पैराग्राफ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन क्या है? पी आर आर एस, अगेन क्यू इज मिसिंग, इसका मतलब वन के बाद चले पी, पहले पी आ जाए, आर आ जाए, एस आ जाए, पी आर एस, बट क्यू नहीं आने वाला, क्लियर, क्योंकि क्यू ऑप्शन में कहीं बिगिनिंग में तो है ही नहीं, तो हमारा एक प्रतिद्वंदी अभी अगेन कम हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं पूरा। मेनी पीपल एडवाइज मी अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश, कई लोगों ने मुझे इंग्लिश को चुनने के लिए उसके विरोध में एडवाइस किया। द रीजन इज आई लव द सब्जेक्ट, रीजन ये कि मुझे सब्जेक्ट पसंद है। सिमिलरली आई चूज पॉलिटिकल साइंस, साथ ही साथ मैंने पॉलिटिकल साइंस भी चुन लिया। आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इट, और मैंने इसको चुनने का फैसला किया। अगेन सेज आई फाइंड पॉलिटिकल साइंस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, एंड इट वाज अ सब्जेक्ट इन माय ग्रेजुएशन एज वेल, और ये मेरे ग्रेजुएशन का भी एक सब्जेक्ट था। अब यहाँ पे देखिए कि मेनी पीपल एडवाइज मी, इसमें अगर मैं कोई ग्रामर का क्लू लगाना चाहूं तो बड़ा मुश्किल काम है, हर बार संभव नहीं है, पर कभी कभी लग भी जाता है। तो यहाँ पे आपको चीजों को समझनी होगी कि लोगों ने एडवाइस किया अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश, कि इंग्लिश को मत चुनो, क्यों इंग्लिश पढ़ रहे हो, कौन पढ़ता है इंग्लिश। मेनी पीपल डू नॉट ऑप्ट फॉर इंग्लिश इन देयर ग्रेजुएशन और इन अदर फैकल्टीज। ओके, तो यहाँ पे हम सीक्वेंस बताएं कि ये लोगों ने नहीं मुझे कहा, फिर भी मैंने शायद चुन लिया होगा। तो अगर मैंने फिर भी चुन लिया है, तो क्या वो इनके मना करने के बाद पॉलिटिकल साइंस चुन लिया, पहले चुन लिया, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। लेट्स सी, आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इट। तो अगेंस्ट की बात हो रही है कि विरुद्ध, कि मत लेना, इंग्लिश मत पढ़ना, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको लेने का सोच लिया।
ठीक है, होता है कि कोई काम आपको ना करने को कहा जाए, आप वही करते हो। लोग कहते हैं तुम साइंस मत लेना, तुमसे नहीं होगा, आप साइंस ले लेते हो। इट्स ह्यूमन मेंटालिटी। तो ये आर जाने वाला है। आर मतलब दो जगह पे, आर आर यानी पी से ही आएगा। द रीजन आई लव द सब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस मिला के देखिए कि लोगों ने मुझे इस इंग्लिश के लिए मना किया, कारण ये कि मैं इंग्लिश से प्यार करता था। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है तो आपको लोग मना क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये जाने से रहा, मीनिंगलेस जाएगा। और अगर हम एस को ले रहे थे, आई फाइंड पॉलिटिकल साइंस, अभी इंग्लिश की बात हो रही है तो यहाँ पॉलिटिकल साइंस नहीं जा सकता। क्या मतलब है कि अगर पहला लाइन में इंग्लिश की बात हो रही है तो दूसरा लाइन भी इंग्लिश के बारे में ही बात करेगा, ठीक है। एकदम सडन चेंज नहीं हो जाएगा कि पहला लाइन इंग्लिश और अगला लाइन पॉलिटिकल साइंस, नो। अब ये आर के बाद पी जाएगा तो दो जगह पी जा रहा है, मतलब कि जाना ही चाहिए फिर। तो मैंने क्या किया, डिसाइड किया, आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इट, द रीजन आई लव द सब्जेक्ट। तो ठीक है, चलिए आर के बाद पी हो गया, क्योंकि दोनों में पी आ रहा है कि मैंने ये इंग्लिश को चुन लिया, लोगों ने मना किया, मैंने इसको चुनने का फैसला कर लिया। कारण क्या है, आई लव द सब्जेक्ट, मुझे ये सब्जेक्ट से प्यार है। ओके, अब अगली लाइन क्या होगी, क्यू या एस। अब यहाँ डिफरेंस है, यहां तक चूंकि सेम था तो अभी तक छाट पाना मुश्किल था कि ऑप्शन बी रखे कि सी रखे, पर अब क्या है कि अगला वो जो अक्षर है वो चेंज हो गया। अब अगला लाइन क्या जाना चाहिए, वी हैव टू ऑप्शंस हियर, क्यू और एस। आई फाइंड पॉलिटिकल साइंस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने पॉलिटिकल साइंस को इंटरेस्टिंग पाया, लेकिन अभी ये बात तब करेंगे जब वो पहले उसको चुन लेगा, पढ़ लेगा। तो ये सिमिलरली वाला लाइन मुझे लगता है करेक्ट है। सिमिलरली आई चोज पॉलिटिकल साइंस, लोगों ने इंग्लिश से मना किया, मैंने इंग्लिश चुन लिया क्योंकि मुझे पसंद था, और साथ ही साथ मैंने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस को भी चुन लिया, मतलब कि P R P Q, आंसर दिस गोइंग, C इज गोइंग, ओके, R P Q। सिमिलरली आई चोज पॉलिटिकल साइंस, और जब मैंने इसको पढ़ा, आई फाइंड पॉलिटिकल साइंस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, कि मुझे ये चैप्टर या टॉपिक अच्छा लगा। इट वॉज अ सब्जेक्ट इन माई ग्रेजुएशन, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन का भी एक सब्जेक्ट था। तो जो सही इक्वेशन है, समीकरण है बातों का, वो हमारा सी से मैच हो रहा है। दिस इज आर पी क्यू एस। लोगों ने एडवाइस किया नहीं चुनना है, मगर मैंने इसको चुन लिया क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद था। साथ ही साथ मैंने पॉलिटिकल साइंस भी चुना, और मुझे ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये पहले भी मेरा सब्जेक्ट रह चुका था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ओके। नाउ यू गॉट द पॉइंट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Okay, you can see here a single sentence, no full stop at all. एक ही sentence है, it is true से लेकर यहाँ तक, and there is a full stop at the end of the sentence. It is true, born to be happy, but we are born that we are not to seek happiness, seizing very opportunity. ठीक है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं, R R P Q, P Q R है, मतलब S is missing, तो ये क्लियर है कि हम इट इज ट्रू के बाद जो अगली लाइन होगी वो एस नहीं होगी, ठीक है। नाउ इट्स वेरी कॉमन, हम बोलते हैं इट इज इन्फॉर्म दैट, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, इट इज ट्रू दैट। तो ये पेयरिंग हो गया यहाँ पे, ट्रू के बाद दैट जाएगा, तो आप पढ़ते ही समझ गए होंगे। इट्स ट्रू दैट यानी आर से जाएगा, एंड आर से हमारे पास ऑप्शन ए और सी जा रहे हैं, मतलब ये दोनों गए, ठीक है। अब एक आर के बाद पी या एस, तो इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट, वी आर नॉट। अब देखिए यहाँ पे आर है, आर के बाद हम क्या लेने वाले, वर्ब लेने वाले, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कौन है भाई, वी आर नॉट टू सीक हैप्पीनेस, वी आर नॉट बॉर्न टू सीक हैप्पीनेस भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे वी आर, इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट बॉर्न टू बी हैप्पी। दिस इज अ साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट कि हम खुश रहने के लिए पैदा नहीं हुए। बड़ी अच्छी बात है, लोग कहते हैं कि ऊपर वाले ने जिंदगी में दी है तो जिंदगी को आसान बना के देगा, ऐसा उसने वादा नहीं किया है। मतलब हर जगह हमें खुशी मिलेगी, हर बार खुशी मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। सो इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट बॉर्न टू बी हैप्पी, कि हम खुश होने के लिए पैदा नहीं हुए, मतलब हमारा आर पी जाने वाला है, तो दिस इज ए।
आंसर इज ए। क्यों में क्या करा, वी आर बॉर्न टू सीक हैप्पीनेस, कि हम हैप्पीनेस की तलाश के लिए पैदा हुए। क्या हमने पूछ लिया, ढूंढनी है, उसे रखी हुई है, उसको ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, वी आर बॉर्न टू सीक हैप्पीनेस, ये तो इसी में मैच हो गया। चलिए, इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट बॉर्न टू बी हैप्पी बट वी आर बॉर्न टू सीक हैप्पीनेस सीजिंग एवरी या वेरी अपॉर्चुनिटी। हर मौके को तलाश के हमें उसमें खुशियां ढूंढनी पड़ती है। सो इट वॉज क्वाइट सिंपल, इट इज ट्रू। देन यहाँ पे आर और नॉट के बाद प्लस बॉर्न V1, तो आरपी इज इन ऑप्शन ए, पहला दो अक्षर आरपी, ऑप्शन इज ए। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्विक शॉर्ट स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, ताकि आप क्वेश्चन अपने से बना सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टेड एज द। चलिए, ये भी एक सिंगल सेंटेंस है, पहला सब्जेक्ट आपको बड़ा है, बाकी फिर छोटे छोटे वर्ड्स हैं। ऑप्शन में PRSP यानी SPR, क्यों मिसिंग है, मतलब ये दिमाग ही नहीं लगाना है कि 1 के बाद क्यों आएगा कि नहीं आएगा। बट फिर भी अब यहाँ पे देखिए रिजल्टेड, तो मुझे उम्मीद है कि कई स्टूडेंट समझ गए होंगे कि रिजल्ट के बाद प्रीपोजिशन इन का यूज होना चाहिए, जैसे इंटरेस्टेड इन हो जाता है, ठीक है, उसी तरह रिजल्टेड इन। और क्यों चूंकि ऑप्शन में है नहीं, इन तो 2 जगह मिले हमें, पर क्यों चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो इसका चांस नहीं है, बचा आर, तो आर से आंसर होगा, और आर केवल एक जगह है, वो भी सी में। दैट्स इट, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब सेकेंड लगे बनाने में, है ना। बस इसके लिए नॉलेज ये होना चाहिए कि रिजल्टेड के साथ इन लगेगा। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि रिजल्टेड के साथ इन ही लगेगा, इसका 2 स्रोत होता है इस तरह की जानकारी का। या तो आपने पढ़ा होगा किसी बुक में रिजल्टेड इन डेंजर, रिजल्टेड इन लॉस, ठीक है। तो जो लोग बुक रीडर होते हैं, वॉरसस रीडर, उनको इस तरह का आभास हो जाता है कि कौन से वर्ब या प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है। या फिर आपने इसको कहीं प्रीपोजिशन वाले बुक में पढ़ा होगा, रिजल्ट प्लस इन, ठीक है, और भी ऐसे जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि आप मिलेंगे, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया, वो भी ट्रिक से हो गया। तो जहाँ ट्रिक से बन गया वहां अनुवाद या विश्लेषण की जरूरत नहीं है। ओके, अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट में बता दीजिए, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर क्लियर। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले वो ऑप्शन देख लीजिए, SPRP, तो कौन सा अक्षर मिसिंग है, ऑब्वियसली Q इज मिसिंग, ठीक है। तो अभी आपको क्या कह रहा है कि बात हो रही है फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स मैन हैड टू डिपेंड ऑन सेल्स टू कैच द विंड एंड मूव देयर शिप। कहना हजारों साल पहले जो लोग नाव चलाते थे वो विंड पर निर्भर थे, क्योंकि वो सेलिंग शिप चलाते थे। सेलिंग शिप्स मींस दिस वन, इस टाइप की जो बोट होती थी जिसमें कपड़ा लगा होता था, और इसकी ये हवा से चल रही थी, इसकी गति कंट्रोल या हवा के द्वारा ही कंट्रोल होता था, गति वगैरह। तो इसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो ये पैराग्राफ वाला है सेंटेंस, जिसमें हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप है। आप या तो पूरी बात को समझ के अरेंज कर लीजिए, या अगर कहीं कुछ लिंक मिलता है तो आप उसको पेयरिंग भी करके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बात कह रहे हैं यहाँ पे हजारों साल पहले लोग डिपेंड करते थे सेलिंग शिप्स पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए और एक लाइन है जिसमें सेलिंग शिप की बात हो रही है, ये शिप है, ऐसे चाहिए कि हजारों साल पहले लोग सेलिंग शिप से चलते थे, और दीज अर्ली सेलिंग शिप्स हैड सर्टेन डिसएडवांटेजेस। तो जो चीज हम यूज करते हैं उसके कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो वो कौन सी लाइन कह रहा है, 1 के बाद P कह रहा है। मेरे हिसाब से P में इस तरह की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इफ द ट्रिप, अभी देखिए ट्रिप की कहीं पहले लाइन में बात ही नहीं हुई, तो क्या मैं क्यू ऐसे तो क्यू ऐसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि क्यू का हमारा ऑप्शन ही नहीं था। एंड द वर्स्ट, अभी वर्स्ट क्या, अभी तो बैड की भी बात नहीं हुई, तो वर्स्ट की बात कैसे करेंगे, तो यानी आर भी हमारा 1 के बाद मिल जाएगा, ठीक है। और दे वर लो एंड क्लमजी, तो ये लो एंड क्लमजी किसको कह रहे हैं, अभी इस पर भी चर्चा नहीं हुई है।
तो ये भी हमारा नहीं जाएगा। तो जाएगा कौन? पी। अब पी से कितने ऑप्शन जा रहे हैं? सी एंड डी। ठीक है, अब अगर पी के बाद क्यू या पी के बाद एस, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हजारों साल पहले लोग सेलिंग शिप का यूज करते थे, लेकिन ये जो सेलिंग शिप्स होते थे उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते थे। तो अब हम जानने को इच्छुक हैं कि वो डिसएडवांटेजेस क्या होते थे। क्या क्यू में बताया जा रहा है डिसएडवांटेजेस के बारे में या एस में? क्यू में क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है इफ द ट्रिप वॉज लॉन्ग द कार्गो स्पॉइल्ड। कहता है अगर ट्रिप लंबी हुई तो जो कार्गो है वो बर्बाद होता। कार्गो यानी सामान जो शिप में लाद के लोग ले जाते थे उसको कार्गो कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या डिसएडवांटेजेस है? या फिर जो आर में कह रहा है यानी क्यू में कह रहा है, सॉरी एस में क्या कह रहा है? दे वर लो एंड क्लमजी। भाई ये एडवांटेजेस तो डिसएडवांटेज तो नहीं हो सकता शिप का कि शिप लो था क्लमजी था। शिप लो या क्लमजी नहीं होता। ठीक है, तो एस में हम समझ गए कि हमारा एक मिनट, दे वर लो एंड क्लमजी एंड दे कुड नॉट। अच्छा हाँ, एक मिनट और। बट दिस सेलिंग शिप्स हैड सर्टेन डिसएडवांटेजेस। ओके, डी के बाद हमारा दे वर लो एंड क्लमजी। ये आपका शिप का ही, सॉरी ये शिप का ही डिसएडवांटेज बताया जा रहा है कि जो शिप होते थे पहले के वो स्लो, एक्चुअली यहाँ स्लो होना चाहिए था, लो लिखा हुआ इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। स्लो एंड क्लमजी, तो जो शिप होते थे जो विंड के द्वारा चलते थे वो लो होते थे, स्लो होते थे, और क्लमजी मतलब वही आलसी होता, मतलब कहने का कि वो स्लो होता था। एंड दे कुड नॉट कैरी मच कार्गो, और वो ज्यादा सामान ढो नहीं सकते थे। तो ये जिस डिसएडवांटेजेस की बात पी में की जा रही है वो डिसएडवांटेजेस आपका एस में है कि यहाँ कह रहा है हजारों साल पहले लोग सेलिंग शिप यूज करते थे। पी में कह रहा है लेकिन इन सेलिंग शिप्स की अपनी कुछ खामियां थी, और एस में बता रहा है कि वो जो सेलिंग शिप्स थी वो स्लो होते थे, क्लमजी होते थे, क्योंकि हवा की गति से वो चलते थे। गति का कंट्रोल हवा से होता था, और हवा उतना तेज हमेशा नहीं रहता कि वो एकदम भागे रॉकेट की तरह या स्टीमर वगैरह की तरह। और क्या एक प्रॉब्लम था कि वो ज्यादा सामान ढोकर नहीं ले जा सकते थे। मतलब समझ गए कि हमारा पी एस होने वाला है, तो ये सारे आंसर नहीं होंगे। ठीक है, क्यों में क्या कह रहा है? कहता अगर हमारा सामान ज्यादा, अगर हमारा ट्रिप लंबा हो गया तो कार्गो हमारा बर्बाद हो जाता था। ये तीसरा ड्रॉबैक है। पहला तो क्लमजी स्लो, दूसरा ज्यादा सामान नहीं, और अगर ट्रिप लंबी हो गई तो कार्गो बर्बाद हो जाता था क्योंकि वो देर से पहुंचता था, है ना। और आर में क्या कह रहा है? और जो सबसे बुरी बात है ये कि इट डिपेंडिंग ऑन विंड अलोन, कि ये जो सेलिंग शिप्स होते थे वो पूरी तरह से विंड पर निर्भर थे। कोई डीजल पेट्रोल इसमें नहीं लगता है, ठीक है, ना ही कोई भाप वगैरह। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी। तो कुल मिलाकर आंसर इज डी, जिसमें सारे एलिमेंट हो गए। तो हमने कहां से पकड़ा प्रॉब्लम कि यहाँ बात हुई थी शिप्स की, और शिप्स के ड्रॉबैक्स वगैरह की बात होगी तो वो आप यहाँ पे देंगे। इफ से हम तुरंत जोड़ नहीं सकते थे, और ये किसी तरह से हम प्रोनाउन यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये प्रॉब्लम बताया जा रहा था। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 6 नंबर। लेट्स नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजों को समझना होता है, कुछ बेसिक जानकारी भी आपकी होनी चाहिए चीजों के बारे में, ताकि आप उसको इवेल्युएट कर सकें। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द बजर साउंडेड। ठीक है, यू नो बजर साउंड होता है, और घंटी से कुछ बजाते हैं प्रोग्राम वगैरह में, बजर साउंड हो गया। ठीक है, और आगे लाइट्स डीम्ड, यहाँ पे किसी घटना को बताया जा रहा है, आपको उस घटना को अरेंज करना या रिअरेंज करना। ऑप्शन देख लेते हैं, क्यू पी पी क्यू, क्यू पी पी क्यू। मतलब ये कि 1 के बाद ना आर आएगा ना एस आएगा, क्योंकि ऑप्शन में केवल क्यूपी नजर आ रहा है। वी हैव नो आर और नो एस इन द ऑप्शंस। तो 1 के बाद या तो ये लाइन होगी या ये लाइन होगी, कोई भी एक हो सकती है। द बजर साउंडेड, the lights dimmed and the curtain went up again. फिर the third act was about to begin. Now Ken and Kathy felt as if they were flying on the stairs. Ken and Kathy hurried back to their seats. तो यहाँ पे क्या कहना है कि बजर साउंड किया यानी घंटी बज गई। अब अगली लाइन क्या होगी? तो घंटी बजने के बाद क्या होगा? घंटी बजने के बाद लाइट्स डिम्ड हो सकता है, ठीक है,
पर जाएगा ये द थर्ड एक्ट वाज अबाउट टू बिगिन। मान लीजिए कोई ड्रामा चल रहा है, कोई शो चल रहा है और इसमें 2 एक्ट खत्म हो चुके हैं, तीसरा एक्ट शुरू होने वाला है, तो घंटी बज गई, थर्ड एक्ट वाज अबाउट टू बिगिन, यानी क्यू। क्यू से हमारे पास है 2 ऑप्शन, ए या डी। ठीक है, घंटी बजने के बाद एक्ट शुरू होता है और एक्ट शुरू होने के बाद डीम होते हैं लाइट वगैरह या पर्दा उठना। ठीक है, तो इट वाज अबाउट टू बिगिन, तो सीक्वेंस तो यही जाएगा कि बजर साउंडेड, द थर्ड एक्ट वाज अबाउट टू बिगिन। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद तुरंत पर्दा उठ जाएगा क्या, देखते हैं। तो क्यू से हमारे 2 ऑप्शन है, एस और आर। एस में कह रहा है कैनन कैथी हरिड बैक टू देयर सीट्स, कि कैनन कैथी जो अपने सीट्स की ओर चले गए। ठीक है, और आर में कह रहा है नाउ कैनन कैथी फेल्ट एज इफ दे वर राइट ऑन द स्टेज, कि वो लोग अब राइट ऑन द स्टेज थे, उनको ऐसा लगा कि वो लोग राइट ऑन द स्टेज है। तो एस होगा या आर होगा। अगर एस होगा तो हमारा ए जाने वाला है और अगर आर होगा तो हमारा डी जाने वाला है। चलिए, तो जैसे ही बजर साउंड हुआ, तीसरा एक्ट शुरू होने वाला था, जो कैरेक्टर होते हैं वो अपने अपने सीट्स पे चले जाते हैं। ओके, तो सीक्वेंस के हिसाब से एस जाना चाहिए था। कैनन कैथी हरिड बैक टू देयर सीट्स, वो अपने सीट्स पर चले गए, और जब वो सीट पर चले गए तो नाउ कैनन कैथी, देखिए यहाँ पे कैनन कैथी को पहली बार लिया गया, तो जब पहली बार लिया जाए तो वो बिना किसी मतलब मॉडिफायर, इंटेंसिफायर, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, एडवर्ब क्या जाते हैं, तो एस में वही हुआ, इसलिए हमने क्यू के बाद एस को ही लिया और फिर नाउ लगाया, नाउ कैनन कैथी, अब कैनन कैथी। ठीक है, प्लस यहाँ प्रोनाउन भी ले रहा है, तो प्रोनाउन कब लेगा, जब एक बार नाउन तो आ जाए, तो यहाँ नाउन आ गया, वो भी प्लूरल में, तो ये प्रोनाउन ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर बन गया हमारा एस आर, मतलब कुछ भी हो पहले एस आएगा तब आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस आ गया। ठीक है, एस में अब पी में क्या करेगा, द लाइट्स डिड नॉट पेट्रोल वेंट ऑफ अगेन, लाइट डिम हो गई और पर्दे उड़ गए, और आर में क्या करेगा, अब क्या कहने को ऐसा लगा कि वो लोग स्टेज के बीचों बीच बैठे हुए, मतलब ड्रामा इज स्टार्टेड। ठीक है, तो आंसर इज ए, क्यू एस ई आर। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, किसी ने कमेंट किया था सर पार्ट 2 आ गया पार्ट 3 के बारे में, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको पार्ट 4 भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, पार्ट 4 भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद अ ट्रेमेंडस रोल फ्रॉम इट्स रॉकेट इंजन द सैटेलाइट इज सेंट अप इनटू द स्काई। ऑप्शन देख लीजिए, पी क्यू 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 क्यू, क्यू की मेजॉरिटी है दोस्त, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन हमारा क्यू से जाएगा। तो इस बार हम लॉक की कर देते हैं कि ऑप्शन क्यू से जाएगा, क्योंकि 3 बार क्यू देने का मतलब है कि क्यू से ही शुरू करना है। तो 1 के बाद हमारा क्यू आएगा, क्या है कि बहुत बड़ी गरज के साथ रॉकेट इंजन द सैटेलाइट इज सेंट इनटू द स्काई, सैटेलाइट को स्काई में भेज दिया गया। चलिए ठीक है, सैटेलाइट स्काई में भेजे जाते हैं, क्यों भेजे जाते हैं, अगर आपको इस बारे में जरा भी जानकारी नहीं है तो ये पैसे आप नहीं बना सकते, इसलिए बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। और क्यों में कह रहा है कि मिनट्स लेटर, यानी कि कुछ मिनट के बाद 300 माइल के ऑल्टीट्यूड पे ये छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक मून, इसको मून ही कह सकते हैं, छोटा मून, बिगिंस टू ऑर्बिट अबाउट द अर्थ, बिगिंस टू मूव, या उसके अर्थ के ऑर्बिट पे वो घूमना शुरू कर देता है, चक्कर लगाना। चलिए ठीक है, तो 1 के बाद हमारे क्यू आ गया, सैटेलाइट स्टार्ट हुआ, पहुंच गया और कुछ ही देर में वो जो ऑर्बिट के चक्कर लगाने लगे। अब 1 पी क्यू के बाद अगली लाइन क्या होगी, आर ई एफ ई। ठीक है, तो ऐसा है कि पी यहाँ दोनों जगह है, अगर आर होना होता तो एक चेंज करता, लेकिन यहाँ दोनों जगह है, तो अगेन हम अपना तुक्का लगा देते हैं कि पी ही जाना चाहिए। तो पी चूंकि 2 जगह है, यानी ये लाइन क्या कह रहा है, इट्स रेडियो बिगिंस टू ट्रांसमिट स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सैटेलाइट्स ऑर्बिटल पाथ। अब क्या होता है, सैटेलाइट का जो रेडियो है चालू हो जाता है और वो वहां से ज्यादातर संख्या में अर्थ के बारे में, ऑर्बिटल अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन भेजने लगता है। चलिए ये बात तो ठीक है, ये तो दोनों में कह रहा है, लेकिन अगली लाइन क्या है, एस या आर। एस कह रहा है नो ह्यूमन बीइंग कुड पॉसिबली कॉपी डाउन ऑल दिस फैक्ट्स। अब यहाँ लिखता है ऑल दीज फैक्ट्स, देखिए यहाँ पे प्रोनाउन का यूज हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई नाउन भी चाहिए होगा। और एस हो गया, आर में क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड्स आर बैक टू अर्थ, और इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रेस बैक टू अर्थ।
कहते हैं कि हर रेस का जो इंफॉर्मेशन है वो भेज दिया जाएगा या भेज दिया जाता है उसके द्वारा। तो ये काम जो है कौन कर सकता है? इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड्स रेस बैक टू अर्थ, यानी हर तरह का रेस बैक मतलब जल्दी से भेजा जाता है, हर तरह का इंफॉर्मेशन जो है पृथ्वी पे जल्दी से भेज दी जाती है। और ये काम कौन कर सकता है? नो ह्यूमन बीइंग ये काम कोई भी इतनी जल्दी कॉपी करके ये सारे फैक्ट को नहीं भेज सकता। मतलब कि ये लाइन पहले आनी चाहिए आर वाली और एस वाली बाद में। तो आंसर इज क्यूपी आर एस। नो डाउट वी हैव आंसर क्यूपी आर एस। सैटेलाइट को भेजा, मिनटों में वो ऑर्बिट का चक्कर लगाने लगा और फिर आर्मी का इंफॉर्मेशन सारे भेजे जाने लगे। और ये काम ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। अगर सैटेलाइट की जगह आर्मी को भेजा जाए ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने, फोटो खींचने में, तो समझो सालों लग जाएंगे। हाँ चलिए, इज दैट क्लियर? नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा था मैंने 10 क्वेश्चन करेंगे, सो लेट्स कंप्लीट द 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। In order to attract and keep their customers, supermarkets have tried to make shopping as pleasant as possible. Again, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पी, पी एस पी। पी एस पी मतलब आर नहीं, क्यों नहीं? तो चलो, ये जो भी अरेंजमेंट होगा इसमें हम आर एंड क्यू को इग्नोर करने वाले हैं। ओके, क्योंकि ऑप्शन में पी है और एस आया था। पी एस पी, पी एस पी, तो आर क्यू मिसिंग है। ठीक है, तो आर एंड क्यू हमारा नहीं होगा। अब या तो 9 के बाद पी आएगा या फिर एस आएगा। पी एस पी यही आ रहा था। ठीक है, तो यहां पे कहते हैं कि कस्टमर को सुपरमार्केट्स में अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी प्लेजेंट चीजों की जरूरत होती है, या लोग बहुत सारे प्लेजेंट काम करते हैं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। तो इस राह में जो वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो क्या करते हैं? सम ऑफ देम हैव फ्लावर्स एंड ट्रीज इन द पार्किंग लॉट। कुछ लोग अपने सुपरमार्केट या मॉल के पार्किंग लॉट में फूल लगाते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं। और एस में कह रहा है सम ऑफ फ्लावर्स दैट आर मेड विद कलरफुल मार्बल। कुछ लोग मार्बल लगाते हैं inside walls and painted in soft colors। चलिए, इसमें से कौन सा जाना चाहिए? तो भाई सबसे पहले क्या होता है जब आदमी, अपने आप में मैं कहूंगा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि जब आदमी या कोई भी व्यक्ति किसी सुपरमार्केट में जाता है तो सबसे पहले वो कहाँ पहुंचता है? पार्किंग लॉट में। वो डायरेक्ट बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएगा, पार्किंग लॉट में। यानी जो सीक्वेंस है वो यही है कि वो पार्किंग लॉट में जाएगा जहां जो शॉप का या ओनर है, मालिक है, वो उसको फूलों से सजाता है। मतलब कि हमारा 9 का कौन सा ऑप्शन जा रहा है? पी जा रहा है। ठीक है, अब पी से कितना ऑप्शन गया? 1 2 3। देखिए मेजोरिटी की, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया पर मेजोरिटी थी इसलिए हम इसको मान लेते। पहले तो और अच्छा था, यानी डी नहीं होगा। अब एक पी के बाद आर क्यू या एस, तो पार्किंग लॉट में आ गए, पी में आ गए मतलब पार्किंग लॉट में आ गए। मॉल में गए, पार्किंग लॉट में आए, गाड़ी खड़ी कर दी हमने, फूल वगैरह देख लिया, मजा आ गया। अब क्या होगा? आर क्यू या एस। तो पार्किंग लॉट में आने के बाद अब अगला कदम क्या होगा? स्पॉट लाइट, मीट, वेजिटेबल डिस्प्ले। पार्किंग लॉट में आपको वेजिटेबल वगैरह मिलते हैं क्या? नहीं, मतलब क्यों नहीं होगा। पार्किंग लॉट में आने के बाद क्या होगा? रूफ, रूफ मिलता है जिसमें आदमी चलकर जाता है दुकानदार की तरफ या दुकान की तरफ। बिल्कुल, आप जब गाड़ी से उतरेंगे तो अब आप यहां से चलेंगे और यहीं पर क्या करते हैं जो दुकानदार होते हैं, वो रूफ लगाते हैं ओवर द वॉक्स, जो जहां तक वो चलकर जाएंगे बिल्डिंग के अंदर। कैन वॉक फ्रॉम देयर कार्स टू द स्टोर विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट स्नो और हॉट सन। अब चाहे इंडिया में ऐसा ना हो, लेकिन विदेशों में पार्किंग जहां होती है वहां से लेकर पूरा एरिया बिल्डिंग तक शेडेड होता है ताकि पानी, हवा, धूप, बर्फ का कोई टेंशन ना हो। मतलब ये कि पार्किंग लॉट में आने के बाद हम यहाँ से चल कर जाते हैं अपनी कार से स्टोर तक। मतलब कि पी के बाद हमारा लाइन जाएगा आर, जो बिल्कुल ही स्पष्ट है। तो पी आर किधर है भाई? ये है पहला। ठीक है, तो हम पहुंच गए हम लोग अपने दुकान में। अब आर के बाद क्या है? एस एंड क्यू। एस में क्या कह रहा है? एस में कह रहा है कि
अब आप जब बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं तो उसका जो फ्रंट होता है वहां पे कलरफुल मार्बल लगे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सीढ़ियों में मार्बल बिछा देते हैं, दीवारों में मार्बल और शीशे होते हैं, और फिर पेंटेड होते हैं सॉफ्ट कलर से। और उसके बाद जब हम अंदर पहुंचते हैं तो जो खाने पीने की चीजें होती हैं जो डिस्प्ले में रखी जाती है उसमें स्पॉट लाइट्स वगैरह, ग्रीन लाइट्स, वेजिटेबल है तो मीट है तो रेड लाइट, ये सब दिए जाते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे। तो कुछ जगह पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 10। तो आपने देख लिया, आंसर हमारा क्लियर है, मैंने कैसे इसको सीक्वेंस में किया, कोई ग्रामर नहीं, कॉमन सेंस कि आदमी जब सुपरमार्केट जाता है तो कहां से क्या क्या होता है, शुरुआत कैसे करता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन देख लेते हैं। RSQP SRPQ PR, ओके, तो RPSP RPS है, Q नहीं है, ठीक है, Q नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा Q छटने वाला है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका क्वेश्चन हुआ और ये पूरा ऑप्शन हो गया, ओके। तो Q हमारा छटने वाला है, क्योंकि ऑप्शन में Q कहीं नहीं है तो हम सेंटेंस की शुरुआत या तो R या P से या S से करने वाले हैं। कोई भी एक मिल जाए तो भी काम हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ आवर मीट कम्स फ्रॉम टू ग्रेट ग्रेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, US एंड अर्जेंटीना। कहता है कि ज्यादातर मीट जो आती हैं दो बड़ी ग्रेन प्रोड्यूसिंग, जहां पे अनाज पैदा किए जाते हैं, उन देशों से आती है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स और अर्जेंटीना, ओके। अब इसके बाद अगली लाइन क्या होगी, इन द टू कंट्रीज ग्रेट हर्ड्स, तो यहाँ पे कह रहा है इन द टू कंट्रीज, यहाँ दो कंट्री का नाम लिया, अब यहाँ लिख रहा है इन द टू कंट्रीज, मतलब स्पष्ट है कि पहले लाइन में दो देशों का नाम लिया, अगले लाइन में भी वैसे ही कुछ चाहिए जिसमें उन्हीं दो देशों का जिक्र हो, मतलब P से। अगर हमारा ये कॉमन सेंस सही है तो आंसर हमारा P से जाएगा, तो P से जाएगा मतलब P एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है, तो A और B नहीं होगा। अब है कि P के बाद R या Q, तो P में पूरी बात क्या कहा कि इन दोनों देशों में ग्रेट हर्ड्स ऑफ हॉक्स एंड कैटल आर फैटेंड फॉर द मार्केट। इन दोनों देशों में हॉक्स पिग और मवेशियों को मोटा तगड़ा बनाया जाता है बाजार के लिए। चलिए ठीक है, और अगली लाइन क्या होगी, R या Q, तो R में क्या कह रहा है, द कूल डैम्प क्लाइमेट ऑफ नीदरलैंड्स ग्रोज फाइन ग्रास फॉर डेयरी कैटल, और Q में कह रहा है नीदरलैंड फेमस फॉर बटर एंड चीज एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके, PQRS या फिर PRSQ, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई कि दोनों देशों में हॉक्स एंड कैटल को तैयार किया जाता है। अब इसमें एक कंट्री को यहाँ पे अलग करेंगे, PQ, ओके। द नीदरलैंड फेमस फॉर बटर एंड चीज एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट की दो जगह बात हो रही है, एक यहाँ पे लिखा है डेयरी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे लिखा है डेयरी कैटल। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध के सामान, जो मिठाइयाँ, चीज वगैरह, पनीर, वो कहाँ से बनते हैं, डेयरी प्रोडक्ट जो डेयरी कैटल होते हैं, काऊ एंड बफेलोस, ओके। तो क्यों में हम इसकी बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं, कैटल से आते हैं। तो अगर हम इसको जोड़ दें तो उसके हिसाब से हमारा P के बाद जो लाइन रहेगा वो Q जाना चाहिए कि नीदरलैंड फेमस फॉर बटर चीज एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी कि P के बाद Q जाएगा, PQ, और फिर R में हम बात वही कर रहे हैं कि द कोल्ड एंड क्लाइमेट ऑफ द नीदरलैंड ग्रोज फाइन ग्रास फॉर डेयरी कैटल। तो डेयरी कैटल के लिए यहाँ पे यहाँ जो माहौल है नीदरलैंड का वो कैसा है, कूल है, डैम्प यानी थोड़ा नमी वाला क्लाइमेट है, ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा घास उग सके। देखिए जानवर वही होंगे जहाँ अनाज होगा, जहाँ चारा होगा, जहाँ पे चारा नहीं है, चारा गाह नहीं है, वहां पे जानवर नहीं होते। तो हमारा आंसर जाना चाहिए डी, जो सीक्वेंस है PQR। और S पे क्या करें, यूजुअली कंट्रोल डू नॉट ग्रो एनिमल्स फॉर मीट अनलेस दे प्रोड्यूस एनफ ग्रेन टू फीड देम। ये चीज मैं भी कह रहा था कि ज्यादातर लोग एनिमल को ग्रो नहीं करते हैं उन देशों में जहाँ पे उनको खिलाने के लिए अनाज नहीं है, या जो अनाज उत्पन्न नहीं करते। तो ये हमारा 6 हो गया। बट अ फ्यू कंट्रीज लाइक डेनमार्क बाय ग्रेन फीड देयर हॉर्स एंड कैटल। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं डेनमार्क जैसी
जो ग्रेन खरीद के खिलाते हैं अपने एनिमल्स वगैरह को। ठीक है, तो दोस्तों आंसर इज डी। तो ये था हमारा आज का सेंटेंस रीअरेंजमेंट पार्ट 3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चीजें समझ में आई, तो कमेंट करके बता दीजिए और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए आगे भी बनाता रहूंगा। अगर आप अपना प्यार, अपना कंसर्न जताएंगे, दिखाएंगे तभी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। पार्ट 4 के लिए कमेंट कीजिएगा तो बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।